निर्भया मामले के बाद तो सरकारों ने ये सोचा कि यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर उसको बोलते थे, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बोलते थे, कुछ अलग नाम पहले दिया गया था। अभी उसको वन स्टॉप सेंटर के तौर पे जाना जाता है। तो उनका ये मानना था कि हमारे देश में वन स्टॉप सेंटर होने की ज़रूरत है हर ज़िले में, जहाँ पे महिला आराम से जाके अपनी कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सके, जहाँ पे बहुत जो हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे निर्भया के साथ हुआ, तो सेकंड विक्टिमाइजेशन की नौबत ही ना आए। और वो लड़की जो है उसको ये ना सोचना पड़े कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं तो कैसे करूं, लॉज इसके बारे में क्या कहते हैं, पुलिस वहाँ पे कुछ सवाल पूछेगी तो मैं उसके जवाब कैसे दे पाऊंगी। जैसे ही जानकारी 181 या वन स्टॉप सेंटर अगर इंटीग्रेटेड है उसके पास जैसे ही जानकारी आई, उसके बाद जिम्मेवारी उस औरत की बिल्कुल नहीं है कि उसको अब कैसे न्याय दिलाना है। उसके बाद जिम्मेवारी वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन की बन गई। ना कहीं भी जाती है, किसी भी फोरम में जाती है तो ऑटोमेटिकली वो फोरम कनेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन उनको पता है कि इसको 181 वन स्टॉप सेंटर के साथ जोड़ना है, और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे रीच आउट करते हैं, कैसे मदद पहुंचाते हैं। वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी तैयार करने के लिए है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसको टाइमली मॉनिटर करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो दूसरी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कारण है कि हमारे जो इतने प्रोग्राम्स आते हैं वो एक टाइम पे जाकर के फेल्ड घोषित हो जाते हैं, जैसा कि इस स्कीम के साथ ये विमेन हेल्पलाइन और ये 181 और वन स्टॉप सेंटर के साथ आज ऐसा हो रहा है। जो मैक्सिमम कंप्लेंट होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस की होती हैं। सेंटर बोल रही है कि हमारी स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया, अंडर यूटिलाइजेशन रहा, खुद एडमिट कर रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को ही ये पसंद नहीं आता है कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड हैं या किसी के भी काम को मापने का। आपके पास मैक्सिमम कोई केस कितने आए और क्लोज कितने हुए, अगर आपने क्लोज कर दिए फटाक सारे, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे यहाँ हम बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं क्योंकि हम केस क्लोज नहीं करते हैं। नमस्ते पूर्णिमा जी, नमस्ते मनीषा जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कर दें। पूर्णिमा जी, आप बताइए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। जी, मैं यहाँ पे अमन सत्यकाशु ट्रस्ट जो एक संस्था है जो महिला हिंसा और महिला सशक्तिकरण के मामलों को देखने के लिए 4 राज्यों में चुनी गई है, उसकी तरफ से आई हूँ। और मैं पर्सनली जम्मू कश्मीर के जो महिला हिंसा और महिला सशक्तिकरण के मामले हैं उनको पिछले 5 वर्ष से देख रही हूँ। ये क्या है, कौन सी संस्था है, क्या है इसका बैकग्राउंड? तो अमन सत्यकाशु ट्रस्ट जो है, इन्होंने शुरुआत की थी जब निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के बाद जब सरकारें बैठी, चर्चा हुई कि अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको महिला सुरक्षा को कैसे हम लोग जो है और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कंट्री में। तो ऐसी कमिटीज़ बनी, बहुत सारी गाइडलाइंस बनी। तो उसकी शुरुआत में ही अमन सत्यकाशु ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं प्रोफेसर राज काचरू, तो उनका एक अपना योगदान रहा है उस गाइडलाइन के डिज़ाइन को बनाने के लिए। उसके बाद उस डिज़ाइन के हिसाब से उसकी ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, जिसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की डेवलप करने की ज़रूरत थी, और वो उनका कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बोला कि मैं इसको बनाऊंगा। और इस हिसाब से जो है सोशल वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंडर उन्होंने सोचा कि इसका मेरा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसी के तहत ये प्रोग्राम्स की जो डिमांड है कि किस तरीके से हमने सबको जोड़ के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो विजन गवर्नमेंट ने रखा था अपने डिज़ाइन में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो ज़रूरतें थीं, जिसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका रखता है, तो उसके डिज़ाइन में जो अमन सत्यकाशु ट्रस्ट है उसके लिए काम किया। और फिर आगे 4 राज्यों में इसको अलग अलग राज्यों में इसको अडॉप्ट किया गया, और इसके हिसाब से आज तक वो सेवाएं वहाँ पे चल रही। तो क्या ये पूरी गाइडलाइन जो हैं बनी थी, उसके बाद हेल्पलाइन बनी थी? जी, तो ये जो गाइडलाइंस बनी गई थी निर्भया मामले के बाद, तो सरकारों ने ये सोचा कि यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर उसको बोलते थे, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बोलते थे, कुछ अलग नाम पहले दिया गया था। अभी उसको वन स्टॉप सेंटर के तौर पे जाना जाता है। तो उनका ये मानना था कि हमारे देश में वन स्टॉप सेंटर होने की ज़रूरत है हर ज़िले में, जहाँ पे महिला आराम से जाके अपनी कोई भी शिकायत है वो दर्ज करवा सके, जहाँ पे बहुत जो हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे निर्भया के साथ हुआ, तो सेकंड विक्टिमाइजेशन की नौबत ही ना आए। और वो लड़की जो है उसको ये ना सोचना पड़े कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं तो कैसे करूं,
लॉज इसके बारे में क्या कहते हैं, पुलिस वहाँ पे कुछ सवाल पूछेगी तो मैं उसके जवाब कैसे दे पाऊँगी। और यही सारी परेशानियाँ जो हर दिन मेरे को लगता है भारतीय महिलाओं के दिमाग में होती है जब भी वो किसी भी हिंसा के शिकार होते हैं कि हम कंप्लेंट करें तो कैसे करें, कहाँ जाएँ, हमारी शिकायत क्या कोई सुनेगा, और हमें तो लॉज की जानकारी नहीं है, हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब को देखते हुए, इन्हीं सभी संघर्षों को देखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि ऐसा एक वन स्टॉप सेंटर होगा जो अंडर वन रूफ, जो एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाओं को लेके आएगा और उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा वुमेन हेल्पलाइन 181 सर्विस को, जो 24 घंटे 7 दिन 24/7 एक फैसिलिटी होगी जहाँ पे महिला कहीं पे भी होगी तो अपने राज्य में जब वो 181 नंबर डायल करेगी तो तुरंत उसको वो सर्विसेज इमरजेंसी की कोऑर्डिनेट करके मिलेंगी, साथ ही साथ उसका नॉन इमरजेंसी लॉन्ग टर्म जो केयर उसके केस में चाहिए, किस तरीके से फॉलो अप किया जाना चाहिए, कैसे उसको लिंकेजेस करना है महिला हेल्पलाइन को दूसरी हेल्पलाइंस के साथ, दूसरे सेंटर्स के साथ, ताकि सारी स्टेक होल्डर, सारी न्याय प्रणाली जो है वो उस औरत के हक में आके काम करे और उसको मदद पहुंचे, उसका जो एक्सेस टू जस्टिस है वो इंश्योर हो पाए। तो इसके लिए गाइडलाइंस बनी थी। 2015-16 में ये पहली बार गाइडलाइंस को लाया गया था और उसी के तहत फिर ये जो है डिज़ाइन बनाया गया और फिर इसी मॉडल से 4 राज्यों में अमन सत्य काजू ट्रस्ट आज काम कर रहा है। असम अभी नहीं है, पर JNK, छत्तीसगढ़, मेघालय और कुछ टाइम पहले असम पे था। तो आप JNK को देखते हैं और मनीषा जी हैं वो छत्तीसगढ़ देखते हैं। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले तो मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि इन गाइडलाइंस के तहत ये वन स्टॉप सेंटर जो बनाए गए थे, अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरफेस चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए या एक्सेस चाहिए, किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है या फिर पुलिस के पास जाना है, तो आपके पास, आपके माध्यम से ये आपकी जिम्मेवारी थी कि आप उनको जो भी उनकी क्वेश्चन है, जो भी उनके, उसको पूरी सेटिस्फैक्टरीली आप उसको एड्रेस करें, या उनको कोई मदद चाहिए तो आप उसको पूरी तरीके से देखें। तो मान लीजिए पुलिस के लिए उनको मदद चाहिए तो आप वो फैसिलिटेट कराएं, अगर डॉक्टर का एक्सेस चाहिए तो ऐसा, मतलब आपका मतलब ये जिम्मेवारी थी कि आप उनको वो पूरी एक्सेस दिलवाएं जी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप बता रहे थे कि पहले कि आप डॉक्टर की उनकी मान लो कोई आवश्यकता है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख के दे दें कि वो डॉक्टर के पास आप चले जाइए। आपकी ये जिम्मेवारी थी कि आप उनको लेके जाएं या फिर डॉक्टर को उनके पास लेके आएं। जी, इसका जो मूल स्वरूप से ये जो जिस तरीके से काम करना था इन स्कीम्स ने, और इनफैक्ट मैं प्राउडली कहूँगी कि जिस तरीके से JNK में, छत्तीसगढ़ में और मेघालय में काम कर भी रहा है, वो ये है कि जैसे ही जानकारी 181 या वन स्टॉप सेंटर अगर इंटीग्रेटेड है उसके पास जैसे ही जानकारी आई, उसके बाद जिम्मेवारी उस औरत की बिल्कुल नहीं है कि उसको अब कैसे न्याय दिलाना है। उसके बाद जिम्मेवारी वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन की बन गई कि उसको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इसका और एक एक्सटेंशन जो हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे वो ये है कि इस तरीके का इंटीग्रेशन हो, उसी को लेके इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया था कि इस तरीके का इंटीग्रेशन हो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में कि जब कहीं पे भी कोई महिला पहले जाती है, मान लीजिए कोई घरेलू हिंसा की शिकार महिला है और पहले अस्पताल चली गई अपने इलाज के लिए, जो आए दिन होता है कि मारपीट खा के अस्पताल जाके थोड़ा बहुत अपना मरहम पट्टी करवाते हैं, तो जैसे ही डॉक्टर के नोटिस में आया या वुमेन सेल चली गई, जैसे ही उनके नॉलेज में आए कि ये औरत जो है घरेलू हिंसा की इसकी कहानी रही है और ये अभी फ्रेश इंसिडेंट के लिए आई है, अपनी मरहम पट्टी के लिए आई है, तो इस तरीके का इंटीग्रेशन होना था और होना ज़रूरी है आगे भी कि वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो। हमें वो महिला कहीं भी जाती है, किसी भी फोरम में जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो फोरम कनेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन उनको पता है कि इसको 181 वन स्टॉप सेंटर के साथ जोड़ना है और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे रीच आउट करते हैं, कैसे मदद पहुंचाते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर था जो सभी चीज़ों से कनेक्टेड था, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड था, और वो कहीं पे भी अगर महिला जाती है पहली बार तो वो उनकी जिम्मेवारी थी कि आपसे कांटेक्ट करें वन स्टॉप सेंटर से और वहाँ पे निवारण होगा सभी चीज़ों का। हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मतलब पूर्णिमा जो है वो जम्मू कश्मीर के में वन स्टॉप सेंटर्स और 181 विमेन हेल्पलाइन को देख रही है। मैं छत्तीसगढ़ में 181 विमेन हेल्पलाइन को मतलब फुल टाइम देख रही थी, मगर अभी
उसके साथ मैं ट्रस्ट के साथ हूँ और मेरी पूरी कंसल्टेंसी है जो विमेन इश्यूज़ हैं उनके उस पर मैं काम करती हूँ। इसमें मैं आप पहले बताएं, उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन ये दे देता हूँ कि जब ये सेंटर्स जो ट्रस्ट आपकी है हाँ, वो सेलेक्ट हुई थी मैं- तो उनका एक रोल ही ये था। मैं यही बता रही हूँ कि ट्रस्ट का प्रिंसिपल है, जो हमारे फाउंडर है प्रोफेसर काचरू, उनका ये प्रिंसिपल है कि हम जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी तैयार करने के लिए है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसको टाइमली मॉनिटर करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो दूसरी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट अपने तमाम कामों में जिस तरीके से उलझी होती है, वो एक छोटे छोटे अपने स्कीम्स पर या बड़े ही स्कीम्स पर की छोटी छोटी इम्प्लीमेंटिंग जो प्रोसेसेस हैं उस पर वो उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं करती है। और यही कारण है कि हमारे जो इतने प्रोग्राम्स आते हैं वो एक टाइम पे जाकर के फेल्ड घोषित हो जाते हैं और वो सरकार ही इसकी घोषणा करती है। जैसा कि इस स्कीम के साथ ये विमेन हेल्पलाइन और ये 181 और वन स्टॉप सेंटर के साथ आज ऐसा हो रहा है, जिस पर मैं बात करूँगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन तो ये ट्रस्ट का प्रिंसिपल है, ये फाउंडर हमारे हैं, उनका ये प्रिंसिपल है कि हमको अपनी एक्सपर्टीज़ गवर्नमेंट को देनी है, पहली बात। और इसी के तहत जब निर्भया का ये मामला हुआ 2012 में, पूरा एजिटेशन पूरे देश भर में शुरू हुआ, आम जनता का और लोगों का, और उसके बाद गवर्नमेंट इतनी कंसर्न्ड हुई इन मामलों को लेकर के कि क्या ऐसी व्यवस्था हो कि जो औरतें हैं वो सेफ़ रहे, और उनकी सेफ्टी की गारंटी जो है वो स्टेट के ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन स्टेट अब सामने आकर के बोले कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, हम जाएंगे उनके पास, ठीक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो सारे रिकमेंडेशंस किए, और उसमें एक जी बातें जो एकदम इंटैक्ट रही वो ये कि एक औरत जो कि विक्टिम भी है ना, वायलेंस की, अलग अलग तरीके के हो सकता है, वो वायलेंस इकोनॉमिकल वायलेंस ही हो, ठीक है, तो वो उस स्थिति में कैसे एक्सेस होगा गवर्नमेंट की इस स्कीम्स के साथ से उसका एक्सेस कैसे होगा, वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, है ना, या ये स्कीम उस तक कैसे पहुँचेगी कि वो एकदम रास्ता एकदम स्मूथ हो, है ना, जिसमें कि ना औरत को परेशानी हो और ना उस स्कीम में काम कर रहे लोगों को हाय तौबा मचानी पड़े। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमेशा लिमिटेड ही होता है, उसको हम ऐसा नहीं है कि आज मुझे 4 लोगों की ज़रूरत है, कल मुझे 8 लोगों की ज़रूरत पड़ गई तो मैं 8 लोग और लेते आई, ठीक है। तो ये स्मूथ जो है वो 2 वे सिस्टम बना रहे, जिसमें 1 वे सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस औरत तक पहुँचे। तो ट्रस्ट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये स्कीम जो है प्रोफेसर काचरू बहुत इन्वॉल्व थे इसकी गाइडलाइन बनाने में। यूनिवर्सलाइज्ड 181 विमेन हेल्पलाइन इंटीग्रेटेड विथ वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, इसकी गाइडलाइन रेडी हुई 2016 में। अब इसमें एक बात ये है जो आप पूछ रहे हैं कि औरत आपके पास आ सकती है नहीं, उससे पहले मैं ये जी। कि ट्रस्ट को ये सब काम क्यों मिला, हाँ, उसके लिए वो बताना जरूरी है कि सरकार ने ये सिस्टम बनाया कि हम आउटसोर्स करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को। जी, हाँ, आउटसोर्स करेंगे। तो टेंडर मान लीजिए निकला, रायपुर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला कि आप इसमें अप्लाई करो, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि जब जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे वो इतने मतलब अच्छे थे और इतना बढ़िया ये उनके दिमाग में जो है ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया गुथा हुआ था कि उन लोगों ने, बहुत ऑर्गेनाइजेशन थे जो काफ़ी उनके पास बहुत लंबे चौड़े प्लान थे, प्रोग्राम थे, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को सिलेक्ट सिर्फ इसी बेसिस पे किया कि हम एकदम उस एसेंस पर उसके शब्दशः जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो क्या, सबसे पहले ये कि वहाँ पर ये यूनिवर्सलाइज्ड सिस्टम होगा। दूसरा, यूनिवर्सलाइज्ड का मतलब कि अगर एक औरत किसी हॉस्पिटल में है और वहाँ पे अस्पताल को पता चला इसके साथ किसी तरीके का वायलेंस हुआ है, तो उस औरत को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे जाऊँ अपना एक लीगल हेल्प लेने या एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प लेने या फिर एक सोशल काउंसलिंग हेल्प लेने, मैं कहाँ जाऊँ।
तो वो अपने आप वो मैटर चल करके 181 पे आ जाएगा और 181 ये देखेगी कि अगर इस औरत को तत्काल एक रेजिडेंस चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर उसके लिए है। वन स्टॉप सेंटर में रेजिडेंस, लीगल हेल्प, डॉक्टर, काउंसलिंग, ये सारी की व्यवस्था वहाँ पे इसके लिए स्टाफ होते हैं, है ना। तो वो वहाँ पर उसको तुरंत और उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरे देश में सभी विभिन्न जो ट्रस्ट्स हैं आप जैसे, उनको दिया जाना था। ट्रस्ट को नहीं, जो अप्लाई करे, हाँ मतलब हाँ, whatever NGOs, ट्रस्ट हाँ, और एनी प्रेशर ग्रुप कोई भी that wants to get involved। यस जी, हाँ। तो अब इस पे बात करेंगे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस समझने से पहले ये जानना चाहिए कि किस तरीके की कंप्लेंट्स आप लोगों को आती थी। आपने कितने साल हो गए अब आप इन्वॉल्व हैं, आप रोज इन ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, तो हेल्पलाइन में आपको किस तरीके के लोग अप्रोच करते हैं? क्या जैसे आप छत्तीसगढ़ में हैं तो किस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? हमारे छत्तीसगढ़ में तो जो मैक्सिमम कंप्लेंट होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस की होती हैं। ये बहुत सारे होते हैं जिसमें कि फ्रॉड एंड चीटिंग के होते हैं। फ्रॉड एंड चीटिंग के मोस्टली कौन से कंप्लेंट्स होते हैं कि अगर किसी लड़के लड़की में दोस्ती है और लड़के ने उसके साथ वो कोहैबिटेट करने लगे और ये बता करके भी हम लोग कभी तो शादी कर लेंगे, तो इस तरीके के। फिर रेप के मामले आते हैं, एसिड अटैक के मामले आते हैं, ट्रैफिकिंग के मामले आते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ के मामले आते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के मामले आते हैं। ये सभी मामले वहाँ पर हमारे 181 में रजिस्टर होते हैं, सभी मामले। और इन सभी मामलों पर उसी तरीके से सारे प्रोसेसेस हम इंश्योर करते हैं और उस कंसर्न एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो कि हमारे उस पर्टिकुलर एक्ट में, मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस है, तो उसमें जो भी जितनी भी एजेंसीज़ हमारे लॉ में हैं, हम उन सारे एजेंसीज़ को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट जो जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किया है ना, उसको सुना जाए। सबसे दिक्कत हमारे देश में या फिर कहीं पे एक औरतों के लिए यही होती है ना कि अगर कोई औरत बोलने लगती है तो वहीं पे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन पूरा हो जाता है कि ये तो बहुत बोल रही है, इसको कोई क्या ही कर सकता है ना। सबसे पहली चीज़ यही होती है। तो हम यही इंश्योर करते हैं, कोई भी हमारा छत्तीसगढ़ हो, जम्मू हो, तो सबसे पहला तो यही कि एटलीस्ट जो कंसर्न एजेंसी है, तुम्हें सुनना ही होगा, आपको सुनना ही होगा इस औरत को, क्योंकि डिसीजन जो है वो जस्टिस के लिए जो है वो हमेशा जुडिशरी है। मतलब कि न्याय जो है, वो जो अंतिम फैसला किसी भी कंप्लेंट में, किसी भी केस में, उसके लिए जुडिशरी ही होती है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ सुनो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, ये वाली उसके ऊपर की एजेंसी है, उसके ऊपर की एजेंसी है, उसके ऊपर की, और अल्टीमेटली अगर वहाँ तक भी कोई केस अगर उसका रिजॉल्व नहीं होता है, हम लोग भी उस पर कोई हम लोग उसका डिसीजन नहीं सुना सकते कि तुमने ऐसा कर दिया तो अब छोड़ो, अब रहने दो, है ना। मेरा पूछने का ये मकसद था कि जम्मू में जिस तरीके की कंप्लेंट्स आती होंगी वो छत्तीसगढ़ में अलग होंगी। जैसे आप कह रहे थे ना कि काफ़ी भयानक तरीके की कंप्लेंट्स भी आती हैं कई बार। एक 18-20 साल की लड़की है, वो फ़ोन करती है हमारे 181 पे कि भाई मेरा कोर्ट में तो केस चल रहा है मैडम, और हमको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। पुलिस बोली थी आपको पैसा देंगे, हमको पैसा भी नहीं देते हैं। तो हम लोग पूछने लगे कि भाई क्या ही केस चल रहा है। तो धीरे धीरे 2-3 कन्वर्सेशन में हम लोग को समझ में आया कि इसका कोई भरण पोषण का मामला कोर्ट में चल रहा है और वो शायद CRPC 125 के तहत इसका केस लगा हुआ है। तो हम वो जो शादी उसकी किसी से हुई होगी, जब हम लोगों ने उस औरत से बात किया, उस बच्ची से, लड़की से बात किया, तो उस लड़की ने बोली मेरी तो शादी ही नहीं हुई किसी से, है ना, तो आप अपने पति पर कैसे वो क्लेम कर सकती है कि मुझे आप भरण पोषण दे दो। ठीक है, ये बहुत बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं। थोड़े दिन बाद जब बातें और उससे होने लगी और हम लोगों ने भी पता किया, जब कोर्ट में उसका मामला देखा गया, ई कोर्ट से उसका कुछ स्टेटस निकाला गया, फिर ये पता चलता है कि अच्छा, फिर वो लड़की बोली कि किसी लड़के ने मेरे साथ गलत किया था, मतलब मुझे सेक्सुअली एब्यूज़ किया था, मेरा रेप किया था, और 2-3 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार मैं आग वाग लगाने के लिए पेट्रोल केरोसिन ऑयल अपने आप
पे डाल ली और फिर मेरे पापा मम्मी मुझे पुलिस के पास ले गए। तो उस पुलिस ने मुझे क्या किया कि लड़के के साथ वापस बोला कि जाओ तुम इसी के साथ रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। और वो लड़का तो मुझे शादी नहीं किया, वो मुझे 2-3 दिन बाद फिर और मारा पीटा। मैं 1 महीने बाद उसी पुलिस के पास आई, पुलिस ने बोला अच्छा ये वकील है, ये आपका केस कोर्ट में लगा देगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये केस एक्चुअली वो केस रेप का केस था, जिसको कि उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, रिपोर्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने 6 महीने लगे वो रेप का केस फाइल करवाने में, और वो रेप का केस फाइल हुआ, उसको कंपनसेशन मिला, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। तो इतने सारी, मतलब ऐसी तो एक कंप्लेंट है, मतलब तमाम इतनी वैरायटी ऑफ कंप्लेंट्स है ना। और एक ही रेप की कंप्लेंट अगर 10 होते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की प्रोसीडिंग, मतलब जो आप इन लाइन विद द लॉ है वो, उसके अलावा आप बड़ा उसमें मैं इनको इसी में ऐड करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2-3 यूनिक तरह की कंप्लेंट्स है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम JNK, जो मैंने नहीं देखा JNK में। एक टोनी प्रताड़ना ये लोग कहते हैं, उसके बारे में आप टोनी बताइए। प्रताड़ना विच एसिड अटैक है, और नहीं, ये क्या है, कौन सी प्रताड़ना? तो जादू टोना होता है ना, टोन ही है ना, क्या होता है ना, ये तो आप जानते भी होंगे कि गांव में अगर कोई अकेली औरत है ना, उसको बोल दिया जाता है ये टोना, जादू टोना करती है, उसको टोन ही बोल देते हैं। अच्छा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही एक कानून बनाया हुआ है, और उसके अंतर्गत टोन ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम है वो, और उसके अंतर्गत आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। तो ये इस तरीके के भी मामले आते हैं गाँव से कि भाई मुझे टोन ही कहा गया। अगर कोई किसी को बोल देता है, औरतों को गाली देने के लिए लोग बोलते हैं ये तो टोन ही है, जादू टोना करती है, तो ये भी एक ऑफेंस है उस औरत और बोल के मार के फिर उसकी प्रॉपर्टी, अगर वो सिंगल है तो वो एक तरीका है प्रॉपर्टी हंटिंग का। अच्छा। उस लेडी को टोनी का टाइटल देके किसी तरीके से ऐसा वो बॉयकॉट का वो सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए ताकि वो प्रॉपर्टी छोड़ने पे मजबूर हो जाए, भागने पे मजबूर हो जाए। और ऐसा जो प्रचलन है वो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि इस तरह की ये थोड़ा यूनिक। और JNK में किस तरीके का होता है, क्या वहाँ पे अलग है? देखिए, जम्मू कश्मीर में मेरे को लगता है पूरे इंडिया में आप कभी भी ये पूछेंगे कि ज़्यादा केसेस किसके आते हैं, तो हमेशा आंसर रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस। वर्ल्ड वाइड तो मैं नहीं बोलूँगी, पर इंडिया में तो डेफिनेटली रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज़्यादा आज भी आते हैं। उसके बाद जो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है आजकल, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो साइबर क्राइम का जो एक ट्रेंड है, एक तो मनी लॉन्ड फ्रॉड वगैरह वो तो है ही है, लेकिन जो जेंडर बेस्ड साइबर क्राइम है उसका एक ट्रेंड है कि लोग, लड़का लड़की, इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से ये सबको अवेयर भी करना चाहती हूँ, अगर कोई यंग जनरेशन हमें सुन रही है, स्पेशली लड़कियाँ, कि दोस्ती जब आप इंटरनेट पे किसी के साथ करते हैं तो इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए कि आप सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करने लग जाएं। तो मैक्सिमम केसेस में दोस्ती होती है, दोस्ती के नाम पे फिर फोटोग्राफ्स एक्सचेंज होती हैं, उसको फिर मॉफ किया जाता है, मॉफ करके उसको फिर सर्कुलेट किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है, अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो इसको हम वायरल कर देंगे। फ़ोन हैक करके कॉन्टैक्ट सारे ले लिए जाते हैं किसी तरीके से, उसके व्हाट्सएप की डिटेल्स को ले लिया जाता है और बोल देते हैं कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में कर देंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम की फेक आईडी बना के उसको बदनाम करने के लिए कर देते हैं, अगर हमारे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें डिफेम कर देंगे। तो ये तो बहुत ही बढ़ गया है साइबर क्राइम का, और मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में अभी भी साइबर क्राइम को लेके सीरियसनेस है। ऑपरेशनली हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाए साइबर क्राइम के मामलों को तुरंत डील करने में, क्योंकि ये तो मिनट के अंदर आपका वायरल हो रही है, चीज़ें सेकंड्स में वायरल हो रही है, और हमारा मैकेनिज्म उतना फास्ट अभी नहीं है कि हम उसको इमीडिएटली एड्रेस कर पाए। लेकिन फिर भी जितना भी पुलिस ऑपरेशंस कर पाते हैं करते हैं। सेक्सुअल वायलेंस के केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जिसमें बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़, वो आजकल मैं देख रही हूँ हमारे पास बहुत रजिस्टर हुए हैं, जिसमें चाइल्ड मैरिज भी शामिल है। और क्योंकि हमारी स्टेट में दोनों धर्म हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू पॉपुलेशन भी है, कभी कभी पर्सनल लॉज अलाउ भी करते हैं कि शादी टाइम से हो जाए, जबकि दूसरा जो आपका लॉ है IPC वो अलाउ नहीं करता, वो बोलता है कि भाई 18 के बाद शादी होनी है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप कैसे इसको अब देखेंगे, आप इसको पर्सनल लॉज के हवाले से देखेंगे या उसके बाद
बट ओवरऑल हमें सक्सेस आई थिंक मिलती है कि हम उसको चाइल्ड मैरिज की तरह ही प्रेजेंट करें, और जुडिशरी इसके लिए सीरियस है। सो वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स के देन बहुत केसेस हैं जहाँ पे लोग स्कीम्स में एनरोल होना चाहते हैं, अपना सशक्तिकरण के जो हम बोलेंगे तो वो वाले कंप्लेंट्स भी बहुत आते हैं। और उसके अलावा तमाम होंगे, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, ईव टीजिंग, इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, ये तो हर तरीके के केसेस आते हैं। बट अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा नेचर किसका है जो प्रभावी है, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या वो आपका जॉब नहीं है कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं? क्योंकि कई, जैसे आपने बताया, ऐसे केसेस भी आते हैं कि मतलब लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद रेप का केस लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत केसेस का प्रचलन बढ़ गया है फेक केस फाइल करने का। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फेक है या जेन्युइन है? देखिए, मैं इसका आंसर देना चाहूँगी इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। पहली बात है कि हम जज नहीं है, हम जज करना ही नहीं चाहते। अगर हम जज करने लग गए और हमने ह्यूमन डिस्क्रिशन पे इसको छोड़ दिया, तो किसी भी हेल्पलाइन में, किसी भी देश के कोने में बैठी कोई भी लड़की कभी भी अपना मेंटल फैकल्टी को यूज़ करके गलत डिसीजंस ले सकती है। हमें जज करना नहीं चाहिए। जजमेंट के लिए तभी हमने बोला कि इंटीग्रेशन का अपना एक महत्व था। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का महत्व ये था कि जब पुलिस इंटीग्रेटेड है, वन स्टॉप सेंटर इंटीग्रेटेड है, तो हम अकेले तो डिसीजन मेकर्स नहीं है, ना ही हम अकेले उसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जब सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो एक्सपर्ट हैं फैसला सुनाने में, जो एक्सपर्ट हैं उसको ट्रायल तक लेके जाने में, जो एक्सपर्ट है उसकी काउंसलिंग करने में और प्रोबिंग करने में, तो वो लोग जब सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम फेक रिपोर्टिंग की, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसको इसके मूल स्वरूप में स्कीम्स को चलाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपने बोला, जो चर्चा में रहता है विषय हमेशा, इसको हम एलिमिनेट कर पाएँ। आपने कहा जैसे ये वन स्टॉप सेंटर है, यहाँ पे इतना इंटीग्रेशन, मान लीजिए आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ कंप्लेंट है, कहाँ रुकी हुई है, कहाँ पे कौन काम नहीं कर रहा है इस पूरे सिस्टम में। और आप पूरा उसका, आपका इट्स ऑनलाइन, राइट? अगर कंप्लेनेंट है वो देख सकता है, वो एक्सेस कर सकता है, और उसके थ्रू इट कैन बी रिपोर्टेड ऑल्सो। मीडिया में रिपोर्ट हो सकता है कि देखिए इतने 2 महीने से यहाँ पे बात अटकी हुई है, ये डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, जहाँ सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जी। आपके पास बहुत सारा एक बिल्डअप भी होता है ट्रस्ट का, कि लोग कंप्लेंट करने के लिए उनको पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो कुछ होगा। जी। और इतना बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, तो अब इसके दिक्कतें क्या हैं? अब ये दिक्कत क्यों आ रही है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? अगर ये होता तो बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज हो सकता था। जी, बिल्कुल, आप बहुत ठीक बोल रहे हैं। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ और जे.एंड.के दोनों ही जगह पे मैं आपको बताऊंगी कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ऐसे बोल देना कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये आधी बात है। सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, बट सिर्फ यही 3 राज्य में हमारा अनुभव है कि हुआ है। हम गलत भी हो सकते हैं। जे.एंड.के, छत्तीसगढ़ और मेघालय में उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे तारीफ करनी है, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि हमें ये देखना है कि इम्प्लीमेंट करने का जो प्रिंसिपल था वो क्या था। इम्प्लीमेंट करने का प्रिंसिपल था जो गाइडलाइंस 2015-16 में बनाई गई थी। वो इम्प्लीमेंट करने का उसी के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। उस गाइडलाइंस के कुछ बेसिक फीचर्स थे, डिज़ाइन था उस गाइडलाइन का, जिसमें 8 एलिमेंट्स थे। वो एलिमेंट्स ऐसे थे कि आपका वहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अंडर वन रूफ होना था, वहाँ पे आपका पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होना था, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना था, रूरल आउटरीच होना था, मॉनिटरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग होनी थी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये होनी थी। ये इसलिए होनी थी क्योंकि गाइडलाइंस और उस प्रोग्राम की डिमांड थी कि इस तरीके से चलाया जाए। तो दिक्कत तब आई जब स्टेट्स ने इस गाइडलाइंस को समझा नहीं और सेंटर नाकाम हो गया समझाने में कि क्यों ज़रूरी थी 2016 की गाइडलाइंस और इसको बदलना ही नहीं था। तो दिक्कत यहीं से शुरू हुई कि जब सेंटर खुद कन्विंस नहीं हो पाया, अपने ही गाइडलाइंस पे भटक गया और उसने बोला कि 2017 में हम कुछ और इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं। जो चेंजेस कर रहे हैं उसके रीजंस भी क्लियर नहीं कि क्यों कर रहे हैं। अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें रिग्रेसिव अप्रोच है।
फिर 2022 में अभी जो मिशन शक्ति की गाइडलाइंस आई, इसमें और पीछे चले गए हम। तो जो डिफेक्ट्स थे, जिस रीज़न से हम बोल रहे हैं 2022 में सेंटर बोल रही है कि हमारी स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया, अंडर यूटिलाइजेशन रहा, खुद एडमिट कर रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं। नीति आयोग मिशन शक्ति गाइडलाइंस में सरकार एडमिट कर रही है, बोल रही है कि महिला शक्ति केंद्र को डिसकंटिन्यू किया गया, बोल रही है कि महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम को बंद कर दिया गया, बोल रही है कि हमारी तमाम स्कीमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वधार गृह, वुमेन हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, MSK एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसको आप अंडर परफॉर्म, उन्होंने वर्ड लिखा है, आप लेमन भाषा में अगर कोई इसको पढ़ेगा वो सोचेगा फेल ही हो गई है, काम नहीं की, मतलब काम नहीं की, ये काम नहीं किया जो हमने 5 साल से लिया, वो काम नहीं किया, वो खुद बोल रही है ये। और उसके रीजंस भी कुछ दे रही हैं कि ये काम क्यों नहीं किया। उसके रीजंस इंटरेस्टिंगली जो है, उसका सोल्यूशन उसी में है जो 2016 की पॉलिसी थी, जो मानी नहीं गई, जो पहले लाई गई थी। तो इस पे मैं चाहूँगी मनीषा जी थोड़ी और बात करें, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगी रीजंस क्या उन्होंने दिए। रीजंस वो दे रहे हैं कि भाई सारे लोग साइलोज में काम करते रहे, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करते रहे, और हमारा प्रिंसिपल क्या था, इंटीग्रेशन। फिर वो रीज़न दे रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पाई? क्योंकि आपने जो सॉफ्टवेयर आपका टेस्टेड था, जो सिस्टम की ज़रूरत थी डेटा, रियल टाइम डेटा जनरेट करने के लिए, उसको बंद करके आप कुछ और लेके आए। फिर आप रीज़न दे रहे हैं कि यूटिलाइजेशन फंड्स का, जो नीति आयोग भी बोल रहा है 30% रहा, फंड्स यूटिलाइज नहीं हो पाए, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अच्छा नहीं रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण तो ये है क्योंकि आपने स्कीम की स्पिरिट को समझा ही नहीं स्टेट्स ने, और उसको जिस तरीके से पैसे को यूटिलाइज करना था वो किया नहीं। तो क्या मतलब चेंज उन्होंने क्या किया 2016 में? जो उनकी ओरिजिनल गाइडलाइंस थी वो थी कि आपको, आप जैसे ट्रस्ट्स या NGOs या ग्रुप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट, हाँ, आउटसोर्स कर देंगे, लेकिन उसके बाद इनका जो माइंडसेट चेंज हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार खुद ही करेगी। सरकार खुद ही करेगी। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आउटसोर्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि सिर्फ ट्रस्ट को इम्प्लीमेंटेशन आउटसोर्स होगी, या किसी भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन इसमें एक्चुअली उस पे एम्फेसिस दिया गया था, उनको आउटसोर्स होगा। आउटसोर्स का मतलब ये भी था कि जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स की, उसको भी आउटसोर्स किया जाएगा। और ये बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम स्टाफ को एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों की तरह हायर नहीं कर रहे हैं इन स्कीम्स को चलाने के लिए। हम एक्सपर्टीज़, जो लोगों की एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस लोग हैं, हम उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। उसको हम बोलते हैं कि हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को ये काम सौंपा हुआ है, चाहे वो लीगली लॉयर्स हों, वो अपना पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी एंगेजमेंट देंगे उसके बेसिस पे। और ये सब लोग वो हैं जो पैशनेट हैं इस काम के लिए, राइट, जो पैशनेट हैं, जो खुद से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ना कि वो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी और पकड़ के आपने बिठा के सिफारिश से कहीं से अरेंज करके। तो और वो जो 9 से 5 की जॉब में नहीं है, इट्स देयर पैशन, दे रियली वांट टू कंट्रीब्यूट। और ऐसे ही ये मॉडल डिजाइन किया गया था, ये इसका एसेंस था। तो ये पूरा का पूरा मॉडल चेंज कर दिया। तो इसमें की एलिमेंट्स चेंज कर दिए। इंटीग्रेशन का जो था फैसिलिटेशन, वो हटा दिया गया। आउटसोर्स्ड मॉडल्स का जो एक्टिविटीज़ था, उसको बोल दिया कि अब इसको कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हायर कर सकते हैं। और तीसरा ये बोल दिया गया कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जहाँ पे सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, वहाँ पे अब ब्यूरोक्रेट्स, DSWs या DCs या जो भी वहाँ पे WCD डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, अब वही इसको देख लें तो सही रहेगा। तो मतलब ये प्रोग्रेसिव से हम रिग्रेसिव अप्रोच की तरफ बढ़े हैं। क्या स्टेट लेवल पे भी ऐसे इश्यूज आए हैं, जैसे दिल्ली में पहले चलता था अब नहीं है? के लिए मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, स्टेट के बारे में हम गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बाद में देख लें, ब्यूरोक्रेट्स को ये पसंद नहीं आता है कि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहाँ से आ गया। ठीक है, वो इतना अच्छा सिस्टम जो है, और ये सिस्टम आपकी ट्रस्ट ने डेवलप किया था, जो टेक हाँ, जो अमन सत्य काजरू ट्रस्ट है, ट्रस्ट को खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड कर रही है 2016 की गाइडलाइंस में। NIC बोल रहा है कि हम इतना अच्छा नहीं बना सकते, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर इसके लिए डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया रायपुर मॉडल, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है। तो रायपुर मॉडल को हम रेकमेंड करते हैं। ये सरकार ने की गाइडलाइंस में 2016 की गाइडलाइन में मेंशन, इन्होंने स्टेट को कहा है कि आप रायपुर मॉडल को रेप्लिकेट करिए।
ठीक है, लेकिन 2016 के बाद 2017 में ही उसको बदल करके उन लोगों ने, अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक डैशबोर्ड ले आई, ठीक है। जो सिस्टम हमारा है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि सेकंड से वो सारे कम्युनिकेशन, सारी एक्टिविटी, सारी प्रोसीजर जो है हमको फीड नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही वो सिस्टम जो है वो सारे सबको रिकॉर्ड करता है। और इस वो सॉफ्टवेयर जो अलग से कोई टास्क, ट्रस्ट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड होता है सब कुछ, विदाउट मैनुअली एंटरिंग। बस आपके पास कॉल आया है, आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये है, और कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल से लेकर के जितने चिट्ठी, मेल्स, उस लेडी का डॉक्यूमेंट अटैच्ड उसमें होता है, अगर मैंने डॉक्यूमेंट मंगाया, मेल में मंगाया, वो सब अटैच होता है। और इतना बढ़िया सिस्टम है कि ऐसा भी नहीं है मेल में डॉक्यूमेंट आया, आप मेल से जा कर के एक क्लिक करो, उस कंप्लेनेंट की केस फाइल में वो डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। वेरी सिस्टमेटिक। कोई लंबा टास्क नहीं, फिर एक क्लिक में सारे काम। बदलाव क्या हुआ जो नया डैशबोर्ड आया सरकार का? जो 2017 में नया सरकार ने बोला कि एक डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड में क्या होता है ना कि आपको एक एक डेटा फीड करना होता है। अब आप बताइए कि अगर आज मेरे पास कोई केस आया, इस पर जाकर के 6 महीने बाद कहीं पे सुनवाई है, और इस 6 महीने का एवरी डे का डेटा, मान लीजिए कि इस बीच में मुझे 15 बार कॉल की और 25 नई एक्टिविटीज़ हुई, तो क्या 15 लोगों का स्टाफ उसको बैठ के फीड करेगा? जितने देर वो फीड करेगा या उतने देर वो केस वर्कर जो है उस केस पर आगे काम करेगा? ये एकदम से भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। और ये भी क्या मतलब हम कितनी श्योरिटी है कि जो डेटा हम फीड कर रहे हैं वो करेक्ट है? ये भी, इसकी भी तो श्योरिटी नहीं है ना। तो ये इतना अजीब सा, इतना इम्प्रैक्टिकल सा, मुझे नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट को आखिर उस वक्त सूझा क्या, इस मिनिस्ट्री को क्या सूझा, और यहाँ पे जो इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्या सूझा कि इस डैशबोर्ड की बात करने लगे। और अब ये डैशबोर्ड पे कहानियाँ चली अभी 2-3 साल तक, उसी में कोरोना आ गया, उसी में सब आ गया। अब एक नई चीज़ आ गई है, नया जो अभी 2022 में मिशन शक्ति आया है मतलब जिसमें कि 181 विमेन हेल्पलाइन से फिर ये 1 स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, गवर्नमेंट की जितनी औरतों बच्चियों की जितनी स्कीम्स हैं उसको उसमें अलग अलग नाम दे करके जोड़ दिया गया है सब। और कोई भी ऐसा आमूल चूल परिवर्तन नहीं है उस पे कि आपने अगर पुरानी कुछ चीज़ें बुरी देखी तो इसमें इसको हम बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं, उसको और लंबा चौड़ा बना दिया है। लेकिन जो गलत हुआ है उसमें ये हुआ है कि अब जो है किसी एजेंसी को दे दिया गया है कि आप फिर से जो ट्राइड टेस्टेड सॉफ्टवेयर सिस्टम पे इतने सालों हम लोगों ने काम किया, 4 स्टेट ने तो काम किया ही, जिसको रायपुर मॉडल के नाम से रिकमेंड किया गया था सरकार द्वारा खुद। जी सरकार द्वारा खुद 2016 में रिकमेंड किया। प्रिया ज्योति सॉफ्टवेयर नाम है और उसको रायपुर मॉडल के नाम से जानते हैं। उसको बिना एक बार देखे समझे फिर से किसी एजेंसी को उन लोगों ने हायर कर लिया 1 करोड़ रुपया दे करके, है ना, 100 करोड़ रुपया दे करके, कि आप एक ऐसा मॉडल, मतलब आप इसमें इंटीग्रेशन के काम करो, ठीक है। तो मतलब एक तो ये, और दूसरा जो चेंजेस ये आया है कि जिस सोच पर ये शुरू हुआ कि इसको इंडिपेंडेंटली एजेंसियां इसको देखेंगी, जहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत जो है वो ना पड़े, इमीडिएट हम एक सपोर्ट एक औरत को दे सके, टाइम पर दे सके, बिना फाइल लंबी चलाए, ठीक है, और पूरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ हो और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, क्विक सिस्टम हो। तो इसको हटा करके अब फिर से सरकारी इसके कामकाज के साथ इसको, मतलब सरकार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको थमा दिया गया है कि आप संभालो। एक ब्यूरोक्रेट के पास मैं देखती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में ही जो ऑफिसर होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है वो करने के लिए, है ना। वो कैसे हर एक औरत के बारे में डिसीजन ले लेंगे कि भाई इसमें आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। जो अंडर यूटिलाइजेशन की बात है, फंड की बात है, वो अंडर यूटिलाइज्ड इसीलिए होता है कि जो लोग बैठे हैं अभी 1 स्टॉप सेंटर में, हम लोग तो चलो अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट हमारी मॉनिटरिंग ज़रूर करती है, लेकिन पैसे रुपए हम उनको पूरा हिसाब किताब देते हैं, जो तो एक्सीड ही करता है हमेशा। तो उस समय हम कम से कम इतना डिसीजन ले पाते हैं कि अगर एक एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है और औरत मर रही है, उसको उठा के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाना है,
तो हम इमीडिएट ये डिसीजन ले लेते हैं कि चलो प्राइवेट एम्बुलेंस है, और सारी कम्युनिकेशन है हमारे हो रहे हैं, वो सब ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई देखना चाहे एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। एवरीथिंग, एक मैसेज भी डॉक्यूमेंट होता है और वो रियल टाइम डॉक्यूमेंट, जैसे नहीं हमने कल मैसेज किया तो आज उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है उस सिस्टम में। तो हम अभी ये कॉल सेंटर वाला आ गया। हाँ, तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि आप चलो एक एम्बुलेंस उठाओ, लेकर के उसको आओ। एक केस ऐसा हुआ था, औरत की प्रेगनेंसी थी लास्ट स्टेज पर, और उसको एक कहीं अस्पताल, किसी आंगनबाड़ी आशा ने, किसी ने फ़ोन कर दिया था 181 पे कि ये औरत है, इसका तो हस्बैंड छोड़ के भाग गया, ये तो अब मर रही है, तो अब आप इसकी मदद करिए। वो इतना बोल के वो औरत तो गायब हो गई। लेकिन उस औरत को उस अस्पताल से उठा करके टाइम पे रायपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, और उसके बाद उसकी 10 दिन तक देखभाल इंश्योर करना, उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा उसका नहीं रह रहा, तो उस बच्चे का भी अंतिम संस्कार करने से ले करके उस औरत को फाइनली रेस्टोर करना, ठीक है। तो ये पूरे काम इसके लिए आप किसको वेट करोगे कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर आएंगे और आप उनसे पूछोगे कि सर अब इसका क्या ही करना है, बता दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। इन सभी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था हुई थी, लेकिन ये दोबारा 2022 में मिशन शक्ति जो स्कीम है वो वापस गवर्नमेंट के हाथ में ही जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जरूर काम करेंगे, लेकिन जो उस मोमेंट पे जो डिसीजन मेकर होंगे वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का सिर्फ उसमें उतना ही काम होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो फ़ोन उठाएंगे और बोलेंगे अच्छा आप इनकी तबीयत खराब, इसी केस में मैं बता देती हूँ, अच्छा इनकी तबीयत खराब है तो एक काम करिए, फला जिला अस्पताल है, मैं एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, आप इनको वहाँ पे छुड़वा दीजिए। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेटेड यूनिवर्सलाइज्ड विमेन हेल्पलाइन 181 की बात हुई थी। ये एक वो भी डिफरेंस है ना, एक जो लोग पैशन से काम कर रहे हैं एक चीज़ पे, और एक लोग जो सिर्फ हायर हुए हैं काम करने के लिए, कोई भी काम हो, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको नौकरी चाहिए थी वो मिल गई। तो एक ये हर एक फील्ड में हमको देखने को मिलता है कि आप सेम प्रिंसिपल अरिहंत जी अगर हम अप्लाई करें तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे। इसको और बड़े स्केल पे हम देखें, जो लोग हैं अब ब्यूरोक्रेट्स जिनको नौकरी चाहिए थी, जिनका पैशन था, वो आईएएस बनते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते, किसी भी वजह से जाते। बहुत कम पैशनेट ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखने को मिलते हैं, इसमें को लगता है कि कोई डिनायल नहीं है। और फिर कुछ ऐसे लोग, सोशल एक्टिविस्ट लोग, सोशल वर्कर्स, सोशल कंट्रीब्यूटर्स, जो पैशनेटली काम करना चाहते हैं, पैसे के लिए नहीं, वो चाहते हैं कि उनका योगदान हो देश की दशा को सुधारने के लिए। तो डिफरेंस तो होगा, तो वही डिफरेंस है आउटसोर्स्ड एचआर मॉडल, आउटसोर्स्ड मॉडल में, आउटसोर्स्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स मॉडल में। एक तरफ पैशन है, दूसरी तरफ बस काम की मजबूरी है। तो जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी फ्रेमवर्क हमें चाहिए वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट काम करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक वो स्टार्क डिफरेंस नहीं करेंगे। और हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ सिविल सोसाइटीज ही करेंगी, क्योंकि प्रोग्राम तो गवर्नमेंट का है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम। बट हम कह रहे हैं कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल को कितनी अहमियत देते हैं, वो डिजिटाइजेशन को कितनी अहमियत देते हैं वो, और वहाँ पे सोशल सेक्टर में सिलोज में काम नहीं करना है, नहीं करना इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन बैकबोन है। तो सोशल सेक्टर में भी तो हमें यही थ्योरी अपनानी है, इसी को प्रैक्टिस में लाना है। और ऑलरेडी था, उसको हटा के वापस हम अपना पुराना 20 साल पुराने मेथड में क्यों जा रहे हैं? अच्छा, अब सेंटर ने ये कर दिया है, लेकिन क्या अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहे, जी, जो आप फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है जी, तो पहले मतलब जैसे आप दिल्ली में भी काम करते थे, ट्रस्ट, जी, ट्रस्ट मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, 2014-15 से पहले, लेकिन अब नहीं है, उसका क्या कारण है? उसका भी यही कारण है कि जिस लेवल पे ये शुरू हुआ था, जिस विजन के साथ ये शुरू हुआ था, उसके बाद उस टाइम पे जो भी सरकार वहाँ पे थी तब, तो उन्होंने इसको शुरू किया था। शुरुआती दिन थे, 181 नया सेटअप हुआ था, ट्रस्ट को इसमें एंगेज किया गया था, और ट्रस्ट ने शुरुआत की थी अच्छी सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम के साथ, वही मॉडल के साथ जिस मॉडल से हम लोग यहाँ काम करते हैं, वो दिल्ली में शुरू हुआ। और उसके बाद फिर सरकार बदल गई, बीच में कोई अलग सरकार आ गई, और कहीं ना कहीं फिर ऐसा मानना हुआ कि इसको गवर्नमेंट या इसको डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में ले ले,
सिविल सोसाइटीज़ को थोड़ा बाहर रख दिया जाए। अब कमीशन इसको देख लेगा, अब ये किसका फ़ैसला था और ये क्यों था, इसके रीज़न्स किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन अगर अब आप इस पूरे प्रोसीजर को और प्रोसेस को एनालाइज़ करें, अगर मैं एनालाइज़ करूँ एज ए कॉमन पर्सन, तो मुझे ये लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन रहा डिज़ाइन में। मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेटर था। मैंने उस डिज़ाइन के लिए अपना पूरा टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट्स, पैसा इन्वेस्ट किया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ताकि एटलीस्ट ये मेरा कंट्रीब्यूशन है कि इसी पे काम होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक मॉडल क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद 1 साल के बाद आपने मुझे उठा के एक तरीके से बाहर रख दिया, साइडलाइन कर दिया और बोला कि अब हम देख लेंगे, अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो आई इम्प्लीमेंटेशन का, जो चेंज ऑफ मूड हुआ, इनका माइंडसेट चेंज हुआ कि अब हम जो लोग पहले काम कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हम उसको बजाय हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद 5 साल बाद उनको खुद एडमिट करते हैं कि हमसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अंडर यूटिलाइज रहा, अंडर परफॉर्म रहा। तो ये सब उन्होंने खुद एडमिट किया। अब स्कीम का थोड़ा नेचर चेंज किया, नाम चेंज किया, फिर से अब हो सकता है कि 4-5 साल बाद उसको भी बोलें कि अंडर परफॉर्म था, ये काम नहीं किया, लेकिन उसके बीच में 10 साल बर्बाद हो गए। इसका एक अच्छा उदाहरण भी है, जैसे 2012 में पूर्ण शक्ति केंद्र नाम से एक स्कीम लॉन्च हुई, जिसका जो उद्देश्य था वो ये था कि वेलफेयर इंटाइटलमेंट्स जो वुमेन के हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनको एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया जाए, ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे 3 चीज़ें हों। जहाँ पे एक वुमेन हेल्प सिस्टम हो, औरत कॉल करे और उसको सारी जानकारी मिले स्कीम्स के बारे में। आजकल तो जानकारी ही मुश्किल से मिलती है कि स्कीम्स कौन कौन सी नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिफरेंट कोई ऑपरेट कर रही है। फिर उन स्कीम्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और मैं अगर अब एक अनपढ़ या पढ़ी लिखी जैसी भी लेडी हूँ, पर मेरा जो सिस्टम है जहाँ पे मैं माहौल में रह रही हूँ, तो मैं जब वहाँ पहली बार जाऊँगी तो सरकारी लोग तो अपने स्टाइल में रहेंगे ना। हाँ, वो तो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, इतने बजे आना, इतने बजे नहीं। हाँ, तो जो उनका एक अनएम्पैथेटिक अप्रोच होगा उनके काम का, इस सिस्टम का एक हिस्सा है, इसको मानना होगा। तो उसको नेगेट करने के लिए हमने ये बोला पूर्ण शक्ति केंद्र में, सरकार ने ही बोला इनफैक्ट कि फिर हम एक ऐसा हेल्प सिस्टम हो जो उसमें हेल्प करे उनकी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेलिंग करने में और डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने में और फिर फॉर्म जमा करवाने में। और 3rd स्टेज पे उसको फॉलो अप भी किया जाए कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ कि इस फॉर्म की क्या प्रोग्रेस है। जो आमतौर पे अगर आप देखेंगे लोग जाएंगे तो उनको रसीद तक नहीं मिलती अपने फॉर्म की, या वो लेना भूल जाते हैं। आप जब वो चलाते थे तो आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में उनकी पूरी मदद करते थे? हाँ, मैं आपको बता भी कैसे हुई थी। तो पूर्ण शक्ति केंद्र में ये सरकार बोली, लेकिन उस टाइम पे फेल हो गई ये स्कीम, मतलब कि बंद हो गई। क्यों हो गई? दुर्भाग्यपूर्वक तब 181 नहीं था, तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसके साथ उसको लिंक किया जाए ताकि लोगों को तक वो जानकारी फ्रीली फ्लो करे। फिर महिला शक्ति केंद्र को इंट्रोड्यूस किया गया नाम बदल के 2017 में। एम्पावरमेंट की स्कीम की बात कर रहे हैं, अब हम वायलेंस से हट के इस दूसरे पहलू पे बात कर रहे हैं। 2017 में जब महिला शक्ति केंद्र की स्कीम आई तो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम थे, यही करना था, लेकिन भूल गए कि इंटीग्रेट करना था 181 से। तब तक 181 था, अब 2017 में तो 181 फुल्ली फंक्शनल था, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते थे, आपके पास वो मैकेनिज्म्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, आप करते तो वो स्कीम एकदम ब्यूटीफुल तरीके से लोगों तक पहुंचती। लेकिन वहाँ पे समहाउ वो स्किप कर गए, पता नहीं क्यों, सोच में कमी थी या जो भी रीजंस थे वो उसमें नहीं हुआ। 2022 में अब उसका नाम बदल दिया क्योंकि बोला कि MSK फेल हो गया। पहले PSK फेल, MSK फेल हो गया। अब हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के नाम से थोड़ा सा रूप उसका बदल के बोला अब हम ये लाएंगे। फिर वही गलती दोहराई है, इंटीग्रेट करना भूल गए। तो अब क्या है आगे, क्या रास्ता क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट जितने पोर्टल शुरू करती है ना, वो पोर्टल अपने आप में भी डिसफंक्शनल ही होते हैं। तो पूर्ण शक्ति केंद्र के मतलब NMEW जब आया था 2012 में, उन्होंने एक पोर्टल बनाया था नारी नाम से, जहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो औरतों को मिलेंगी और वो वहाँ पे वो जा कर के अपना अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन वो डे 1 से जब वो लॉन्च हुआ, जिस दिन इनॉग्रेट हुआ, उसी दिन से वो डिसफंक्शनल है। ये है। तो सरकारी वेबसाइट्स का तो यही हाल है। हाँ, तो वही है कि अगर कोई मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा आ गया तो वो सिस्टम को थोड़ा ठीक कर देगा, बाकी फिर ट्रांसफ़र होते ही फिर वही है। तो इसीलिए ये बात थी कि जो भी एक्सपर्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, देखिए इसके लिए
जो इतने सालों में नुकसान हुआ, हमको लगता है मिनिस्ट्री को एक राउंड टेबल मीटिंग उनको करनी चाहिए हमेशा। ये कैसे पॉसिबल है कि आप 8 ब्यूरोक्रेट्स को बुला करके, जो आपके लाइक माइंडेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे बात करके एक पूरी पॉलिसी को रिवाइज कर दें। ये ज़रूरी था कि वो एक राउंड टेबल मीटिंग करते और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रहे हैं उनसे पूछते कि ये क्या है और क्या चैलेंजेस हैं। जो भी आपके स्टेट पे रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, आप उनसे बात करते हैं ना, तो आपको बातें समझ में आती कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, है ना। तो आप 4 लोगों को बैठा करके कैसे रिवाइज कर सकते हैं कोई भी पॉलिसी। और ये उसी का नतीजा है कि वो बार बार फेल हो रही है, आप खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीति आयोग ने क्या बोला कि पुअर डेटा और डॉक्यूमेंटेशन है इसका, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो डैशबोर्ड का या फिर वो सारी जो पूरे स्कीम का, पूरी स्कीम के पूरे परफॉर्मेंस का, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे पास जो डेटा और डॉक्यूमेंटेशन है उससे क्या फ़ायदा हुआ। जैसे मैं आपको सिर्फ यही बता दूँ, जो मैं आपको केस अभी बताई उस बच्ची का, उस लड़की का, उस केस में 6 महीने बाद भी अगर रेप का केस फाइल हो पाया, है ना, तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि उस लड़की का डे 1 से सारा कम्युनिकेशन मेरे पास था और मैं वहाँ के जितने भी जो सबऑर्डिनेट थे, पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने उसको उसके साथ भेज दिया था बिना शादी वादी किए, तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया था मैटर, तो जितने थे सारे लोग उस केस पर सबकी राय अलग थी कि नहीं ऐसा नहीं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड था सारा। लेकिन वो उस लड़की ने डे 1 से जो बातें की और वो बात मैं सारी बातचीत मैं उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी थी, है ना। नहीं, आप ये देखिए कितना बड़ी बात है। अगर ये सारा का सारा लीगल केस में कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एविडेंस है, ये मतलब तमाम एविडेंस है। मतलब क्या बोला जाए, केसेस तो ऐसे हैं कि मैं बोलूँगी तो लोगों को आश्चर्य होगा कि कोई एजेंसी ऐसी कर भी रही है। लोग, मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर एक किसी का, बताइए, मतलब किसी का FIR, जैसे मैं क्या बोलूँ कि ये एक बड़ा साधारण सा केस है कि बस्तर ज़िले से एक बूढ़ी औरत किसी से फ़ोन करवाती है कि मेरी बेटी नोएडा में है या फिर गाज़ियाबाद में है कि दिल्ली में है, मुझे पता नहीं, ये लोकेशन है, मतलब ये गली का नंबर है, ये गली है ना। वो दोपहर में 1 बजे फ़ोन की और मैं फिर यूपी के 181 को फ़ोन की। मुझे लगा कि अगर वो इधर नोएडा में होगी तो शायद वो लोग उसको लोकेट करेंगे, क्योंकि यूपी में तो तमाम ये गाड़ियाँ चलती हैं ना 181 की, पेट्रोलिंग टीम चलती है, तो मुझे लगा कि शायद वो उसको लोकेट कर लेंगे। और वो उसने बोला भाई मेरी बेटी 4 दिन से मुझसे बात नहीं की है, उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता है, मुझे डर है कि वो उसको कुछ कर ना दिया हो और वो फ़ोन वोन नहीं ले रही है। तो 1 बजे के आसपास उसने फ़ोन किया था और हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेट करना शुरू किया तो मैं यहाँ के 181 को बोली कि भाई आप एक बार पता कर लो। तो उन्होंने क्या कहा कि उन औरत को बोलिए कि पहले मिसिंग कंप्लेंट कराएंगे, तब हमारी गाड़ी वहाँ से निकलेगी, तब हम लोग पुलिस से बात करेंगे। जब उस औरत के पास इतना है, इतनी बुद्धि है और इतना वहाँ से वहाँ तक चल के जाके एक मिसिंग कंप्लेंट कराएगी, फिर वहाँ से अपने कागज़ भेजेगी, फिर हम यहाँ पे आपको भेजेंगे, फिर आप अपनी गाड़ी भेजेंगी कि भी नहीं भेजेंगी वो भी अभी पक्का नहीं है। सब कुछ वो तो हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम करते नहीं। तो वापस हम लोगों ने खुद यहाँ के सीनियर ऑफिसर से, दिल्ली में सीनियर ऑफिसर से जो भी कोऑर्डिनेशन हुआ, रात को 10 बजे उस लड़की के घर पुलिस पहुँच गई, ठीक है। और दूसरे दिन सुबह उस हस्बैंड वाइफ को पुलिस थाने में रात को 10-11 बजे तो बात करवा दिए हम लोग। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी है, कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने लिया और उसी पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है कि आपने कॉन्फ्रेंस में यहाँ लिया, उस माँ को लिया, पुलिस को लिया, आपने सब 4-5 लोगों को बात करवाया। रात को उसकी माँ सो पाई और नेक्स्ट डे वो पुलिस वहाँ पे गई, यहाँ की पुलिस थी, और गई और उसको थाने में बुला करके हस्बैंड वाइफ को बुलाई, बातचीत की। और जब उनके माता पिता श्योर, फादर नहीं थे, मदर श्योर हुई, उसके बाद जाकर के ये केस तब क्लोज हुआ। हमारे जो केसेस क्लोज होने में, देखिए गवर्नमेंट का ना एक अपना मतलब उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड हैं किसी के भी काम को मापने का। आपके पास मैक्सिमम कोई केस कितने आए और क्लोज कितने हुए। अगर आपने क्लोज कर दिए फटाक सारे, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे यहाँ हम बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं क्योंकि हम केस क्लोज नहीं करते हैं।
वो केस क्लोज तभी होते, हम लोग कोई नहीं है कर केस नहीं क्लोज पाते। करने के लिए। कर कैसे पाएंगे जब आपने केस को कोर्ट में भेजा, हाँ और कोर्ट में भी तो आपको ट्रैक करना है हियरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जो आपने लॉयर उनको दिया है, सरकारी लॉयर अगर उनके बिहाफ पे अपेयर कर रहा है, तो कोर्ट में सब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट थोड़ी है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस ये नहीं है कि सिस्टमैटिक भी नहीं है कि आज जज छुट्टी पे है, आज वकील नहीं आएगा, उसको एग्जीक्यूशन करवाना है, मेंटेनेंस का ऑर्डर तो आ गया पर एग्जीक्यूशन फाइल करवाना है, तो इतना सारा ट्रैकिंग कोर्ट में भी तो करना है, उसके वकील से बार बार बात करनी है। हम जब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम तो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उसको उसके भरोसे छोड़ नहीं रहे हैं और एंड तक कर रहे हैं जब तक कंक्लूजन नहीं आता। सॉल्व इज अ रॉन्ग वर्ड। सॉल्व कुछ नहीं होता दुनिया में, दुनिया में सॉल्व जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कंक्लूजन पे चीज़ों को लॉजिकल कंक्लूजन पे लाया जाता है, और लॉजिकल कंक्लूजन पे केस जब तक आएगा, जब सारे आपने प्रोविजंस जो लीगली अवेलेबल हैं उसको यूज़ किया, तो लॉजिकल कंक्लूजन पे आया, जहाँ पे हो सकता है लेडी ने बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और ये भी हो सकता है कि जजमेंट उसके हक में आ गया, तलाक हो गया, या उसको जो चाहिए था, उसको रेजिडेंस चाहिए था तो रेजिडेंस ऑर्डर मिल गया, जो भी है। तो आप कैसे क्लोज कर देंगे आधे काम के बाद केस को, जस्ट बिकॉज आपने डेल्सा को, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या किसी लॉयर को रेफर कर दिया? आप क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की बड़ी उम्मीद से आपको दोबारा कॉल करेगी। वही ट्रस्ट बिल्डिंग तो कर रहे हैं हम, और वही तो हम बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सेस दे रहे हैं टू जस्टिस, टू गवर्नमेंट, टू वेलफेयर। हम हर तरीके से जोड़ रहे हैं आपको सिस्टम के साथ, और यही विजन है। डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई तो मैं उदाहरण कुछ देना चाहती हूँ कितना ज़रूरी है। अभी फ्रेश केस है, ये 2-3 महीने पहले की बात होगी। चाइल्ड मैरिज का केस है। किसी ने कंप्लेंट की, उसके दोस्त ने की लड़की के, कि लड़की की शादी कहीं पे हो गई है, विदाई वगैरह उसकी कर रही है एक ज़िले में, रजौरी के। तो सबसे बात की हमने, जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, एसएसपी को पता था, डीसी को पता था, पुलिस, फिर भी 2 दिन लग गए रेस्क्यू करने में। इतना मोबिलाइजेशन के बाद कंसर्न सेंटर्स को पता था, सब पता था, क्योंकि हर लोग तो वैसे काम नहीं कर रहे ना जैसे करना है। 2 दिन लग गए उस लड़की को रेस्क्यू करने में। 2 दिन के बाद भी वो लड़की रेस्क्यू क्यों हुई? क्योंकि फाइनली उसकी वॉइस में एक मेरे पास कॉल आया 181 पे, जहाँ पे वो मुझे बोल रही है मुझे मार देंगे, मुझे निकालिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉल रिकॉर्डिंग वॉज डॉक्यूमेंटेड विद मी। वो मैंने भेजा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ को और एसएसपी कंसर्न को, उसके बेस, और मैंने बोला कि ये मीडिया में भी जा सकता है। उसके बेसिस पे रातों रात वो लड़की रेस्क्यू हुई, जो 2 दिन से नहीं हो रही थी। तो ये रोल होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ये एविडेंस का रोल है। इसका दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं इसको जोड़ूंगी कि जब हम बात कर रहे थे ना कि फेलियर स्कीम्स क्यों अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो एक और चीज़ बोली गई मिशन शक्ति गाइडलाइंस में कि इनएडिक्वेट लिंकेजेस थी विद प्रिवेलिंग लीगल फ्रेमवर्क, कि जो लीगल फ्रेमवर्क है जिस तरीके से इंटीग्रेट होना था वो नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में देखा उन्होंने, JNK में, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी वी आर इंटीग्रेटेड विद 15100। देयर इज अ हेल्पलाइन, नालसा की एक हेल्पलाइन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, 15100 नंबर है। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब जिन्हें लगता है वो गरीब हैं, या उन्हें लगता है कि उनके पास वकील अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, वो चाहे आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, डिसेबल्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर है जो लेबर का काम करता है, BPL वाले लोग हैं, शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, जो भी उसमें अब कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं, इनफैक्ट कोई भी आदमी उसमें कॉल कर सकता है। और वुमेन्स एक्सेस टू जस्टिस को जब तक आप लीगल फ्रेमवर्क से जुड़ेंगे नहीं, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो लीगल फ्रेमवर्क के साथ जुड़ने की वजह से हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस का एक क्लियर कट SOP बनाए हैं, और ये वाकई अडॉप्ट करने की ज़रूरत है पूरे भारत को। जहाँ पे कोविड में तो इसका मैजिक ही अलग देखा, जहाँ पे कोई कहीं नहीं आ सकता था। हम बोलते हैं ना कि जाना तो उसको पड़ेगा, नॉर्मली सेंटर्स वाले ये बोलेंगे कि आना तो उसको पड़ेगा। कोविड में तो नहीं जा सकता था कोई कहीं पे, पुलिस वालों का ये आम है, आना तो उसको खुद पड़ेगा, है ना, सब जगह तो आना पड़ेगा, कोर्ट्स का भी। लेकिन कोविड ने एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो दिया ना, बिना आए हुए भी काम हो सकता है, ज़रूरी दौड़ाने की, लोगों को बेकार में दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो SOP डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा, एक महिला कॉल करती है 181 वुमेन हेल्पलाइन पे, जहाँ पे उसकी प्रॉपर डिटेलिंग हो रही है, काउंसलिंग भी साथ में ही हो रही है। कौन सी आपके पास ऐसी सर्विस इंडिया में है, इनफैक्ट 181 में भी कौन से स्टेट में ऐसी सर्विस है जहाँ पे कोई लेडी कॉल करे और उसकी लीगल ओपिनियन साथ ही साथ उसको वकील दे दे, जिसके लिए आप पहले वकील ढूंढते हैं आम लोग और सोचते हैं आप कौन से वकील से लीगल ओपिनियन ले, वहाँ पे आपको लीगल ओपिनियन साथ ही साथ मिल रहा है उसी टाइम।
और वहाँ पे वो ओपिनियन बनने के बाद उसको जब सारे प्रोविजंस बताए जाते हैं, उसका प्रॉपर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो एक्ट के तहत PWDV एक्ट है घरेलू हिंसा का, जिसमें ये प्रोविजन है, बहुत अच्छा एक्ट है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाए। प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस पे काम करना था, नहीं करते हैं, पता भी नहीं कि हम प्रोटेक्शन ऑफिसर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नोटिफाई करके भूल जाती है ना कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है। अब उनको हम ही बताना पड़ता है कि आप हो जी, ये आपका नोटिफिकेशन आया था। बड़ी मुश्किल से इस लेवल पे लाए, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे छोड़ेंगे तो नहीं होगा। यही फर्क है सरकारी सोच में वही। और एक सिविल सोसाइटीज की सोच। लॉजिकल कंक्लूजन तक जब तक वो चीज़ नहीं जाएगी, जब तक क्लोज नहीं होगी, और क्लोज नहीं होगी तो आप फेलियर हैं। फेलियर है। तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आज की डेट में हम महिला का फ़ोन पे लेते हैं, जहाँ पे वो पूरे इंसिडेंट्स अपने याद कर करके बताती है विद डॉक्यूमेंट्स कि अगर उसका कहीं मेडिकल हुआ था तो उसकी कागज़ ये है, अगर कहीं पे वो गलती से पुलिस में कभी गई है तो उसका कागज़ जो है उसको मिल गया, वो ये है। वो बनाने के बाद पिटिशन लॉयर्स हमारे ड्राफ्ट कर रहे हैं वहीं पे बैठ के, वन स्टॉप सेंटर और 181 के। इंटीग्रेटेड लॉयर है नालसा के साथ, क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो एक यूनिट है हमारे पास लीगल डेस्क का, जहाँ पे नालसा के लॉयर्स 181 OSC के सारे मिलके साथ में काम करते हैं। तो वो लॉयर्स उसका ड्राफ्ट बना रहे हैं और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली लॉयर भी अलॉट कर रहे हैं डेल्सा को केस रेफर करके, क्योंकि इंटीग्रेटेड है। वहाँ से डेल्सा वाले भी लॉयर अलॉट कर दे रहे हैं कि जब उसका केस कोर्ट में लगेगा, जज के सामने जाएगा, तो ये वकील है। और 10 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर उसके हाथ में उसके इंटरिम बेसिक राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, काउंसलिंग ऑर्डर्स भी अगर ज़रूरत है, या टेम्प्रेरी कस्टडी, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस जो भी चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर। कहाँ पे ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है इवन विद द प्राइवेट लॉयर्स, जहाँ पे 10 दिन के अंदर उस लड़के को कोई घर से निकाल रहा था तो उसको नहीं निकालेगा। ये सब इंटीग्रेशन की वजह से पॉसिबल होता है। अगर 4 यूनिट्स मिलके साथ में काम नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लोग का काम नहीं है। और यही रीज़न जब ये फेलियर का बता रहे हैं कि क्योंकि ये नहीं हुआ तो इसलिए स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म कर दिया, तो यही जब हो रहा है स्टेट्स में कहीं पे अच्छे से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको खुली आंख से एक्नॉलेज करे और इसको अडॉप्ट करने के लिए ऐसा रोल मॉडल क्रिएट किया जाए कि उसको बाकी जगह पे अडॉप्ट करे। और आपकी ट्रस्ट तो पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा इंटीग्रेशन का जो मॉडल है, वो तो सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है। तैयार है, शुरू से दे रही है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हम बोल रहे हैं ट्रेनिंग भी दे देंगे। सॉफ्टवेयर तो बहुत इजी है, बट हमारे लोग ट्रेन भी कर देंगे, सेटअप भी कर देंगे, अब इस्तेमाल करने की बात तो कीजिए। बट ब्यूरोक्रेट्स आर द गॉड्स, सो क्या कर सकते हैं। अब इस सब में नुकसान देखिए सर, ना ट्रस्ट का है ना सरकार का है, नहीं, वो इस तो सब में नुकसान समाज का ही है। उन महिलाओं का जो आज भी हर दिन मार खा के मुझे लगता है सोती होंगी, ये सोच के कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट है मेरे पति का मारना इज ओके, और मेरी बगल वाली भी खा रही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, होपफुली इस कॉन्वर्सेशन को कोई सुने और इम्प्लीमेंट करे चेंजेस को जो रिक्वायर्ड हैं, जो खुद सरकार ने एक्नॉलेज किए हैं। जी 2016-17 की जो गाइडलाइंस हैं उनको ही खुद इम्प्लीमेंट कर दें। रायपुर मॉडल जो खुद एक्नॉलेज किया है उसको फॉलो कर लें, जो मॉडल काम कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो होपफुली कुछ चेंज आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने अपना समय दिया, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया क्या क्या इश्यूज़ हैं। होपफुली कुछ चेंज आएगा। थैंक यू सो मच।